तो अब हम पर्वतीय और सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बाद एक केस स्टडी करेंगे, एक केस अध्ययन करेंगे, जिससे ये सब चीज़ें और अच्छी तरह हम सीख पाएँ और हमारे सामने आ सकें। ये कौन सा केस अध्ययन है? हम जाएंगे भरमौर क्षेत्र में। ये भरमौर क्षेत्र हिमाचल के चंबा जिले में है। यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, 1500 से 3700 मीटर की ऊंचाई पर है ये, हिमालय में ये इलाका है। और यहाँ गद्दी समुदाय का आवास होता है। गद्दी समुदाय की हिमालय क्षेत्र में अपनी पहचान है। ये गदियाली भाषा में बात करते हैं और ये ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास का क्या मतलब है? ये जब गर्मी होती है तो ये अपने पर्वतीय इलाके में अपना काम करते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ ठंडक हो जाती है शरद ऋतु में, वो और नीचे कम हाइट पर आ जाते हैं और वहाँ काम करते हैं, क्योंकि जो तापमान है विंटर में वो बहुत कम हो जाता है और ये अपने पर्वतीय इलाकों में इनके पास कोई रोजगार नहीं होता, इसलिए वो निचले इलाकों में आ जाते हैं। तो इस भरमौर क्षेत्र में जलवायु बहुत कठोर है, संसाधन बहुत ही कम है, रिसोर्सेज बहुत कम है, पर्यावरण जो है भंगुर है, भंगुर यानी बहुत फ्रेजाइल है पर्यावरण, पर्वतीय इलाका है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या थी ये भरमौर क्षेत्र की, ये 39,113 लोगों की थी और डेंसिटी 21 लोग थे प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये उतना डेंस नहीं था ये एरिया, थोड़ा अलग थलग का एरिया है, हिमाचल का पिछड़ा इलाका है, बहुत ही अलगाव था इसमें। भौगोलिक अलगाव तो था ही, जोग्राफिकली बहुत आइसोलेटेड था चूंकि बहुत हाइट पे था। आर्थिक अलगाव भी था, इकोनॉमिकली भी इंटीग्रेटेड नहीं था हिमाचल और भारत के अधिक हिस्सों से। सामाजिक आर्थिक विकास से भी वंचित था। हम आगे देखेंगे सामाजिक जो इंडिकेटर्स थे वो भी बहुत कमज़ोर थे इस इलाके के। जो मूल आर्थिक आधार था इस इलाका का वो कृषि और संबंधित क्रियाओं से था, जैसे भेड़ और बकरी पालन। तो भरमौर के विकास की जो प्रक्रिया है वो 1970 से शुरू हुई, 1970 के दशक से शुरू हुई। सबसे पहला जो प्रायोजन था वो गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया, इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया गया। इससे उन्हें काफी लाभ हुआ। 1974 में जो 5वीं पंचवर्षीय योजना हुई, इसमें भरमौर को आईटीडीपी का दर्जा मिला। आईटीडीपी मतलब इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान, इसे हिंदी में कहते हैं समन्वित जनजातीय विकास परियोजना। सो इसका भाग बना भरमौर, और इस विकास परियोजना का उद्देश्य था कि भरमौर और हिमाचल के अन्य प्रांतों के बीच के विकास का स्तर का अंतर कम करें और भरमौर के ही जीवन स्तर को और सुधारें। तो ये इस योजना का उद्देश्य था। अब हम देखते हैं ये योजना सफल हुई कि नहीं, सरकार की ये योजना सफल हुई या नहीं। तो इस योजना में संचार और परिवहन बढ़ाया गया, कृषि और उससे संबंधित क्रियाओं पर बल दिया गया, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के विकास को भी प्राथमिकता दी गई। तो ये बड़ा ही होलिस्टिक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान था, विकास का प्लान था। केवल आर्थिक विकास पर इसमें बल नहीं दिया गया, आर्थिक के अलावा भी सामाजिक विकास पर भी काफी ध्यान दिया गया, सामुदायिक सेवाओं के विकास पर प्राथमिकता दी गई, विद्यालय बनाए गए, गाँव में बिजली आई, यहाँ पेयजल की सुविधा नहीं थी, पेयजल की सुविधा प्रदान की गई। अब इसका क्या परिणाम हुआ? काफी वर्षों के बाद इसका परिणाम हम देखते हैं क्या हुआ। तो होली और खनी क्षेत्र जो हैं ये भरमौर इलाके में, रावी नदी के साथ के ये गांव हैं, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, इन्होंने सबसे ज़्यादा फायदा उठाया। लेकिन जो कुगती और तुदाह के दूर दराज के गांव थे, यहाँ विकास उतना नहीं हो पाया, ये विकास की परिधि के बाहर हैं अभी भी, क्योंकि ये बहुत भौगोलिक अलगाव के क्षेत्र हैं पहाड़ी में। तो विकास अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया है, लेकिन सामाजिक लाभ काफ़ी हुआ है इस पूरे इलाके में। साक्षरता के दर में तेज़ी आई है, लिंग अनुपात जो मेल फीमेल रेशियो होता है उसमें सुधार आया है, कन्या भ्रूण हत्या फीमेल इन्फेंटिसाइड होती है उसमें कमी आई, जिससे लिंग अनुपात में सुधार आया है, बाल विवाह में कमी हुई। अब हम अगर डेटा देखें तो स्त्री साक्षरता 1971 में भरमौर इलाके में 1.88% थी, बहुत ही कम थी। 2011 में ये बढ़कर 65% हो गई,
बहुत ज़्यादा सुधार हुआ पिछले 40 सालों में। स्त्री और पुरुष साक्षरता के अंतर में भी कमी हुई है। अब गद्दियों की जो परंपरागत अर्थव्यवस्था थी वो पशुपालन पर आधारित थी, लेकिन पशुपालन के अलावा अब वो फसल भी उगाने लगे, दाल, नकदी फसल उगाने लगे। उसके उत्पादन से उन्हें बड़ा फायदा हुआ, उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ी है। पशुचारण का महत्व घटा है। इसके अलावा ऋतु प्रवास भी कम हुआ है। ऋतु प्रवास के कारण हमेशा लोग ऊपर से ऊंचे इलाके से नीचे इलाके पर आते रहते थे, लेकिन अब केवल 10% परिवार ऋतु प्रवास करते हैं। अभी भी ये जनजाति जो है, गद्दी जनजाति गतिशील है, अभी भी एक जगह हमेशा नहीं रहती, क्योंकि शरद ऋतु में बहुत ठंड होती है। जैसा कि पहले हमने कहा 1500 से 3700 मीटर की हाइट पर है, तो बहुत ठंड बढ़ जाती है, इसलिए तापमान कम हो जाता है। इसलिए शरद ऋतु में कृषि और मजदूरी करने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए ये लोग कांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो 40 सालों का ये प्रायोजन हुआ ये भरमौर क्षेत्र में, इससे क्षेत्र को बहुत फायदा हुआ, बहुत विकास हुआ। अभी भी और काम की ज़रूरत है, अभी भी कई इलाके हैं जिनमें पूरी तरह विकास नहीं हो पाया है, लेकिन 40 साल में विकास ने बिल्कुल बदल दिया इस क्षेत्र को, जिससे आप समझ सकते हैं कि विकास से कितना फ़ायदा होता है पिछड़े इलाकों को, चाहे वो सूखे इलाके हों, पर्वतीय इलाके हों, बहुत फ़ायदा होता है इनसे। आर्थिक व्यवस्था सुधरती है, सामाजिक व्यवस्था सुधरती है, जैसा हमने देखा भरमौर के केस में। अब हम सतत पोषणीय विकास के बारे में बात करते हैं। सतत पोषणीय अथवा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब मानव विकास को देखें, अगर मानव इतिहास को देखें, तो विकास के दौर में समाज और अर्थव्यवस्था में बहुत परिवर्तन हुआ है, और इस विकास में प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। और विकास जो है एक बहुआयामी संकल्पना है। आर्थिक विकास हो और समाज पिछड़ा रहे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, इससे हम नहीं कह सकते कि विकास हुआ है। तो विकास के बहुत सारे पहलू हैं, और सतत पोषणीय विकास में इन सब पहलुओं पर ध्यान दिया गया। विकास की जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है विकास का, ये डायनेमिक है, ये स्थिर नहीं है, ये बदलता रहता है, और हम बताएंगे ये कैसे बदला है। जब द्वितीय विश्व युद्ध, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ये समाप्त हुआ, काफ़ी विनाश हुआ था यूरोप में, जापान में, एशिया के कई क्षेत्रों में, चीन में, बहुत सारा विनाश हुआ था युद्ध के कारण। इस विनाश के पश्चात विकास शुरू हुआ, और विकास की जो संकल्पना थी, शुरू में प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय उत्पाद आदि से होती थी। तो जो भी संकल्पना थी वो आर्थिक थी, पर कैपिटा इनकम बढ़ना, जीडीपी ग्रोथ बढ़ना, सारे जो मापदंड थे वो आर्थिक थे। लेकिन कुछ सालों बाद ये पाया गया कि आर्थिक वृद्धि तो हो रही है, लेकिन आर्थिक वृद्धि वाले देशों में भी गरीबी का स्तर बढ़ता जा रहा है, असमान वितरण है। जो भी लोग धनी हुए हैं वो बहुत धनी हो गए हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। तो इसके कारण 1970 के दशक में वृद्धि और समानता, पुनर्वितरण या रिडिस्ट्रीब्यूशन के साथ वृद्धि जैसे वाक्यांश विकास की परिभाषा में शामिल हो गए। यह अनुभव हुआ कि विकास की संकल्पना को मात्र आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसमें लोगों के कल्याण और रहने का स्तर बढ़ाना भी आवश्यक है। जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान अवसर जिसे कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, और राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से संबंधित मुद्दे भी विकास में सम्मिलित होने चाहिए। 1980 के दशक में विकास की संकल्पना ये हुई कि सामाजिक और भौतिक कल्याण का समावेश होना चाहिए, केवल भौतिक कल्याण या आर्थिक कल्याण काफी नहीं है। 1960 के दशक में पश्चिमी दुनिया में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर जागरूकता बहुत बढ़ी। औद्योगिक विकास के अनापेक्षित प्रभावों पर लोगों का ध्यान गया। विकास हो रहा था, लेकिन पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा था। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन जिसे कहते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो बढ़ रहा था। बहुत सारे पावर प्लांट बने ऊर्जा के लिए,
पावर प्लांट में हम कोयला जलाते थे, कोयला जलाने से एमिशंस होने लगे, सल्फर पर्यावरण में चला गया जिससे एसिड रेन होने लगी। बहुत जगहों पर जहरीले पदार्थ हमने पानी में डाल दिए जिसके कारण लोगों की मौत होने लगी। जापान में उद्योगों ने पानी में, नदियों में पारा डाल दिया। ये पारा मछलियों ने खाया और जब लोगों ने मछलियों को खाया तो उन्हें बहुत भयानक बीमारियां हो गई। इसे मिनेमाटा डिजीज के नाम से जाना जाता है। बहुत लोग मारे गए। इसी समय 1968 में पॉल एहरिच, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने द पॉपुलेशन बॉम्ब नाम की किताब को लिखा। इस पॉपुलेशन बॉम्ब में उन्होंने लिखा कि जनसंख्या बढ़ने से आगे के दशकों में बहुत भुखमरी होगी, पर्यावरण का निम्नीकरण या इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होगा। फिर मेडोज ने द लिमिट टू ग्रोथ का प्रकाशन किया, जिसमें भी उन्होंने लिखा कि केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है, इसमें भौतिक और सामाजिक विकास दोनों का समावेश होना चाहिए, जैसे हमने बात किया। इस घटनाक्रम के बाद विकास के नए मॉडल की शुरुआत हुई और ये नया मॉडल जो है ये है सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूनाइटेड नेशंस है उसने WCED वर्ल्ड कमीशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्थापना की। ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड जो नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी, इन्होंने इसे हेड किया और उन्होंने बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत काम करने के बाद एक रिपोर्ट लिखा और इस रिपोर्ट में WCED ने सतत पोषणीय विकास की बड़ी सीधी साधी और सरल प्रयुक्त परिभाषा प्रस्तुत की। तो उन्होंने लिखा कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति करना। तो हम जो भी संसाधन है अभी उसका प्रयोग करें, लेकिन इस तरह से प्रयोग करें कि वो सस्टेनेबल हो, आगे की पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर सकें। ऐसा नहीं कि हम सारा कोयला, सारा तेल, सब कुछ खत्म कर दें ताकि आगे वाली पीढ़ियों को इन संसाधनों का लाभ नहीं मिले। तो ये है सतत पोषणीय डेवलपमेंट या सस्टेनेबल विकास, सतत पोषणीय विकास।